जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पटना से। जरा जानते हैं प्रकाश से, नाइंसाफी की बात करते हुए, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान करते हुए अब आगे जो नई राजनीतिक राह पकड़ने जा रहे हैं पशुपति पारस, वो तय माना जाए महागठबंधन के साथ जाएंगे, तय माना जाए रणनीति उनकी यही होगी कि किसी तरीके से एनडीए को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर अपनी सियासी हैसियत दिखाई जाए। प्रकाश, देखिए, पारस जो 5 सांसदों के साथ निकले थे, अब 5 में से उनके साथ सिर्फ 2 सांसद रह गए हैं, खुद चाचा और उनके भतीजे प्रिंस। 3 लोगों ने उनका दामन छोड़ दिया है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या महागठबंधन में लालू यादव इनको इतना भाव देंगे कि वो हाजीपुर में पासवान की सीट को अपने पाले में करने के लिए किसी पासवान को देंगे चिराग के खिलाफ। क्या, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पशुपति पारस के पास वो ताकत नहीं है, वो जादू नहीं है जिससे कि पासवान वोटों को अपने साथ खींच सके। तो ऐसे में चिराग के खिलाफ में क्या पशुपति पारस को समर्थन देंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा कि पारस ने ऐलान किया है कि वो हाजीपुर की सीट से जरूर लड़ेंगे, तो हो सकता है कि अपनी पार्टी से सिंबल से लड़ जाए, ये जरूर बात हो सकती है। लेकिन अभी ये तय है कि वो अब एनडीए के हिस्सा एक तरह से बिल्कुल, इसका ऐलान भले औपचारिक ना हुआ हो, लेकिन सीटों के बंटवारे के साथ ही ये बात साफ हो गई थी कि पशुपति पारस चाहे तो अपनी मर्जी से रहे या फिर जा सकते हैं। तो उनके लिए संकेत था और आज उन्होंने इसका विधिवत ऐलान भी कर दिया। अब पशुपति पारस क्या चाल चलते हैं, किस तरीके से महागठबंधन से अपना गठबंधन करते हैं या फिर अकेले चुनाव मैदान में उड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ में प्रिंस भी है। तो प्रिंस का क्या होगा, 2-3 सांसद थे वो पहले से ही अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी की स्थिति और संगठन की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। आप रहिए हमारे साथ प्रकाश कुमार। तो कुल मिलाकर अभी बिहार की सियासत में बहुत कुछ होना बाकी, ऐसे संकेत देकर गए हैं पशुपति पारस, कहते हुए कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान करते हुए, और हाजीपुर सीट से तो वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं छोड़ी है पशुपति पारस ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पशुपति पारस की तरफ से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया गया है, मोदी मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही एनडीए के भीतर उनके साथ नाइंसाफी हुई है, ये कहा पशुपति पारस ने। कह रहे हैं मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, सुनिए। कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी, वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं नाइंसाफी हुई है, कह रहे हैं पूरे मन से मैंने एनडीए की सेवा की, लेकिन वो जो हाजीपुर सीट के रूप में जिस मेवे का उनको इंतजार था वो तो मिला नहीं, इसी वजह से मंत्री पद से इस्तीफा और अब अलग से हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। तो प्रकाश, इस समीकरण को किस तरीके से समझा जाए? एनडीए की सेवा करने के बावजूद मेवा चाचा को नहीं मिला, क्या ये भतीजे चिराग की ही जीत है? देखिए, बिल्कुल चिराग के लिए विन विन सिचुएशन ही नहीं, बल्कि अपनी ताकत का एहसास चिराग पासवान ने उस समय से दिखाना शुरू किया था जिस समय परिवार और पार्टी दोनों में टूट हुई थी और पशुपति पारस अलग हो गए थे सत्ता के 7वें 5 सांसदों को लेकर के। लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान जमीन में घूमते नजर आए, लोगों के बीच नजर आए, रैलियां करते नजर आए। तो अपनी ताकत का एहसास 2020 के चुनाव में दिलाया था कि कैसे जेडीयू को पटखनी दी थी और 35 सीटों पर सीधे मुकाबले में उनको हरवा दिया था। तो ऐसे में बीजेपी जानती थी कि चिराग पासवान के पास ताकत है, वो अगर चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, पलड़ा भारी हो सकता है उसके पल पे। तो एक तरह से चिराग पासवान के लिए 5 सीटें लेना, और वो भी तब जबकि बीजेपी हार्ड बार्गेन करती है। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 1 सीट दी गई, जबकि दावा था कि 2 सीटें का
कमिटमेंट है और 3 सीटें उन्हें दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ नीतीश कुमार के आने के पहले था। नीतीश के आने के बावजूद 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में आ गई। तो ये कहा जा सकता है कि चाचा पर भतीजा भारी पड़ा, चाहे वो सांसदों को ले गए हों, लेकिन उनकी ताकत वही रही और अपनी ताकत के एहसास की बदौलत उन्होंने अपनी बातें भी मनवा ली। तो अब देखना होगा कि इस समीकरण में चिराग पासवान उन 5 सांसदों को, कौन से सांसद को कहां से उम्मीदवार बनाते हैं और उन्हें जिताते हैं। रोमाना रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, अब कुछ खबर मिल रही है, अब जब पटना लौटेंगे पशुपति पारस तो तेजस्वी यादव से मुलाकात हो सकती है या फिर दिल्ली में ही पहले कांग्रेस के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावनाएं हैं कि जब वो पटना जाएंगे तो तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे। हालांकि यही सवाल बना हुआ है रोमाना कि इंडिया अलायंस से अगर बातचीत हो जाती है, अगर वो सफल हो जाते हैं तो कितने उनके हिस्से में सीटें आएंगी। लेकिन बार बार पशुपति पारस की तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और आगे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया अलायंस में वो जाएंगे। ये संभव है, जो हमारे सहयोगी प्रकाश भी बता रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान पर नजरें थी और चिराग पासवान जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू कहती रही, आरोप लगाती रही कि डेंट किया सिर्फ उन्हीं सीटों पर जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में संभव है कि क्या वही रोल, वही नीति इस बार पशुपति पारस अपनाएंगे चिराग को डेंट करने के लिए। 5 सीट जिसको बार्गेन करने में सफल हुए चिराग पासवान, और उसमें से एक हाजीपुर की वो सीट जिसको लेकर पशुपति पारस लगातार कह रहे थे कि ये मेरे भाई जब जीवित थे तब उन्होंने मुझे इस सीट से चुनाव लड़वाया, ऐसे में मैं ही असली उत्तराधिकारी हूँ और पार्टी मुझ पर, एनडीए मुझ पर भरोसा करे। और जब उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई है, वो इंतजार कर रहे थे कि कब औपचारिक ऐलान हो, और उनकी बातचीत भी उन्होंने कई बार करने की कोशिश की। और अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है ना, और फिलहाल तस्वीर यही है कि भतीजा भारी पड़ गया। अब देखना ये होगा कि चाचा आगे के लिए क्या करेंगे तैयारी।